कई सालों से स्टॉक मार्केट में थे, लेकिन 2020 में प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से जुड़े हैं। और सबसे एक से बाद एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन, और हर बार एक नया लुक और नई क्रिएटिविटी के साथ अशोक भाई हमसे बात करते हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा दोस्तों, वो अपोलो हॉस्पिटल्स पे रहेगा। तो मैं अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रेजेंटेशन के लिए। वेलकम अशोक भाई। थैंक यू मिलन सर, और थैंक यू पीयूष सर, मुझे इस इंडस्ट्रीज के बारे में प्रेजेंटेशन करने का मौका देने के लिए सर। क्योंकि सर मैं इस प्रोफेशन से पिछले 3 दशक से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं पहले अपना एक परिचय छोटा सा दे देता हूं दोस्तों, कि मैं अशोक सोनग्रा 1994 से 2021 तक कॉटेज हॉस्पिटल उपलेटा में एज ए स्टाफ नर्स तरीके मैंने अपना जॉब किया था। वहां पर मैं पिछले 10 सालों से ऑपरेशन थिएटर में जॉब कर रहा था। मतलब मेरा अलग अलग डिपार्टमेंट में, मैंने सब डिपार्टमेंट में काम किया था, लेकिन लास्ट 10 ईयर से मैं वहां पर जॉब कर रहा था ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। और दोस्तों, ये जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, वो प्रोफेशन उसको सेवा का प्रोफेशन माना जाता है दोस्तों। हॉस्पिटल का जो मेन वो कॉन्सेप्ट हमारे समाज के अंदर है, उसे प्रोफेशन के अलावा उसको एक सेवा का बिजनेस मानते हैं दोस्तों। तो उस बिजनेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों 2021 में मेरा प्रमोशन हो गया, और 2021 के अगस्त महीने में मैं एज ए हेड इंचार्ज बन के पीडीयू हॉस्पिटल राजकोट के यहाँ पर आ गया। अभी मैं यहाँ पर ही स्थित हूँ। मैं ईएनटी ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज हूँ। तो दोस्तों मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और इस इंडस्ट्रीज के बारे में जब मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस इंडस्ट्रीज के कुछ पहलू को आपके सामने रखना चाहूंगा। उस इंडस्ट्रीज का कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने अनुभव किया है मैं कहूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये इसके अलावा देखिए, मैं इस 30 साल से तो जुड़ा हूं, लेकिन मैं इस इंस्टीट्यूट यानी यहाँ दोस्तों प्रॉफिट फ्रॉम इट में जून 2020 से जुड़ा हूं। उसके बाद, इससे पहले अभी मैं शेयर मार्केट में था, लेकिन मेरा जो नॉलेज बढ़ा है 2020 के बाद, स्लोली आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं आपके सामने इस तरह की इंडस्ट्रीज का प्रेजेंटेशन कर सकता हूं दोस्तों। तो उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये होटल का मीनिंग क्या है। सबसे देखिए, हम किसी भी इंडस्ट्रीज में निवेश करें तो पहले उस इंडस्ट्रीज के बारे में पहले हमें जान लेना चाहिए दोस्तों कि क्या ये चीज है, इसके बाद ही हमें निवेश करना चाहिए। तो पहले मैं बता देता हूँ, हॉस्पिटल यानी क्या। हॉस्पिटल यानी कि ऐसी एक इंस्टीट्यूट जहां पर पूरे क्वालिफाइड स्टाफ और डॉक्टर और इक्विपमेंट देते हैं, जहां पे मेडिकल और सर्जिकल की कोई इमरजेंसी की बीमारी होती है उसका वहां पर इलाज किया जाता है। और आज के जमाने में हॉस्पिटल में कुछ डायग्नोसिस भी किए जाते हैं। तो उस एक जो प्रीमाइसिस होते हैं उसको हम हॉस्पिटल में बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में मैंने कुछ जानने की कोशिश की आज आप लोगों को बताने के लिए। तो ये 431 BCE से ये शुरू हुआ था। ये दोस्तों किंग अशोका ने ये सबसे पहले चालू किया था। उसको ब्राह्मिक हॉस्पिटल बोलते थे। वो एक हीलिंग सेंटर के लिए चालू किया था। वो 2030 BCE में स्टार्ट हुआ था। और 100 BCE के पहले ये एक रोमन एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल के रूप में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों ये हॉस्पिटल की जो शुरुआत है वो हमारे सामान्य लोगों के लिए नहीं हुई थी। ये हॉस्पिटल की जो कॉन्सेप्ट है वो युद्ध के लिए, जब जहां सोल्जर्स हमारे लिए युद्ध करते हैं, उस युद्ध में घायल हुए सोल्जरों के ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके लिए एक मिलिट्री हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट हुआ था। और ये सबसे पुराने, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ये हॉस्पिटल की हिस्ट्री वहीं से मिलेगी कि ये पहले सोल्जर के लिए हुआ था। कॉमन पब्लिक के लिए हम ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी।
लेकिन धीरे धीरे ये इसमें बढ़ावाता गया और आज हम ई डिजिटल और डिजिटल हॉस्पिटल या डिजिटल सेवाओं की सेवा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री मतलब हॉस्पिटल अब ये इंडस्ट्री सेवा से बन के ये प्रोफेशन हो गया। हम ये दर्दी को एक कस्टमर मानते हैं हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसको एक कंज्यूमर के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है, उसको सेवा दी जाती है, वो सेवा के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे भारत के अंदर सबसे पहले ये सेवाएं सिर्फ गवर्नमेंट ज्यादा देती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन आया और प्राइवेट सेवाओं को भी इंक्लूड किया गया और प्राइवेट सेवाओं धीरे धीरे बढ़ती गई। आज देखिए दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट इसके अंदर 34% का एक्सपेंस करती है। हमारे पूरे जीडीपी का 2% हिस्सा इस हेल्थ इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट का ध्येय है कि हेल्थ फॉर ऑल, सबको हेल्थ मिले। हेल्थ कॉन्शियस के लिए आने वाले टाइम में 2.5 से 3% जीडीपी का 2.5 से 3% हिस्सा गवर्नमेंट इस सेक्टर के अंदर निवेश करने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हो रहा है इस पिछले कुछ जो मेरे पास फिगर है इसके हिसाब से 34% गवर्नमेंट का हिस्सा आ रहा है और 66% प्राइवेट का आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे पास कुछ फिगर है, 2016 में 41% गवर्नमेंट दे रही थी, अभी 34% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस सेक्टर में है और 66% प्राइवेट का है। आने वाले 2025 तक ये हिस्सा कम होकर 27% रहेगा, जबकि प्राइवेट का हिस्सा बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ अनुमान मुझे मिला है। तो मैं आपके मतलब 73% प्राइवेट की ओर जाने वाला है। अब जो ये 68% मतलब ये 40 और 60 हिसाब से आप देखते हैं, तो उसमें भी जो प्राइवेट में है उसमें भी 2 सेक्टर जो थे, यानी कि जो लार्ज चेंज जो बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होती है तो उसका हिस्सा 12% से है, और इसके अलावा मीडियम और स्मॉल जो टाउन में होती है। दोस्तों, पहले हमें पता था कि ये सेवा का बिजनेस था, तो कोई भी जो पुराने हम गांव में जाते हैं तो वहां हर डॉक्टर नहीं अवेलेबल था दोस्तों। वहां पर दिन में एक बार या तो हफ्ते में एक बार कोई झोला लेके आता था और ट्रीटमेंट करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम घर पे बैठ के भी टेलीफोन से डॉक्टर की सेवा ले सकते हैं। इतना हमारी इस इंडस्ट्रीज का ग्रो हो रहा है, यानी कि मीडियम और स्मॉल हॉस्पिटल का 88% का हिस्सा आता है दोस्तों। अब देखते हैं उसमें कहाँ पर अभी ये जो हम यहाँ पर जो सेवाएं ले रहे हैं उसको सब कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट किसका यूजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लोग सेवा ले रहे हैं इस हॉस्पिटल में, तो 2016 में 2.5 ट्रिलियन लोग दे रहे थे, जबकि आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन लोग ये इंडस्ट्रीज का यूज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में 17% से ग्रो के 7.5 ट्रिलियन लोग इस इंडस्ट्रीज का यूज करने वाले हैं, ऐसा एक अनुमान है। देखिए दोस्तों, जब 2014 में भाजपा सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ के लिए बहुत बढ़ावा देने के लिए कुछ कई स्कीमें को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाएं, मां अमृतम योजनाएं, इस तरह के कार्ड के हिसाब से जो बड़ी सर्जरी छोटे लोग नहीं कर सकते थे उनके लिए एक कार्ड प्रोवाइड करवाया गया, जिसकी वजह से वो कॉर्पोरेट जैसी जो लिंक्ड हॉस्पिटल है उसमें जाके वो अपना इलाज करवा सकते थे। 2 लाख से 5 लाख तक का जो खर्च है वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस से पे करती थी। यानी कि लोगों की हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने जो मोदी सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की, इसकी वजह से ये जो रिवोल्यूशन आया हेल्थ के अंदर, तो ये हमें यहाँ मतलब सरकार ने हमारे आरोग्य पे ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई। उसमें टाइम टू टाइम थोड़ा चेंजेस होता रहा, क्योंकि मैं इस सेक्टर से जुड़ा हूँ, मुझे बताए। तो देखिए ये पूरा सेक्टर कितने कैसे सेक्टर में डिवाइडेड होता है। यानी कि ये जो आरोग्य सेवाएं है उसमें से 60% सेवाएं हेल्थ हॉस्पिटल्स में जाती है, मतलब हॉस्पिटल ये 60% आरोग्य सेवा देता है। 20% फार्मास्यूटिकल यानी कि जो हम दवाइयां लेती है उस सेक्टर को मिलता है। इसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे कि होता है उसका 10% और मेडिकल डिवाइसेस का 9%। ये सब मिला के 100% मतलब कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री इस तरह के सेक्टर में डिवाइडेड। 60% हॉस्पिटल, 20% मेडिकल, 10% डायग्नोसिस और 10% मेडिकल इक्विपमेंट। हम देखते हैं ये
तीन तरह की वो स्टेजेस होते हैं, इसमें उसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी। प्राइमरी केयर यानी क्या, हम छोटे जो तालुके कस्बे होते हैं वहां पर एक छोटा सा सेंटर होता है दोस्तों, उसको सब सेंटर बोलते हैं। अब मोदी सरकार ने घर घर जाने के लिए आपके घर डॉक्टर आपके घर आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आने के लिए उसने कुछ हमारे नर्सिंग स्टाफ को और हमारे कुछ ऐसे अलग से उसने वो ट्रेनिंग जनरेट की कि जो लोग आपके घर आते हैं और आपको पूछते हैं आपके आरोग्य के बारे में, आपके हेल्थ कार्ड को चेक करके, तो ऐसी सेवाएं जो करती है उसको प्राइमरी कहते हैं। वहां पर इंडो मतलब उसको पेशेंट को दाखिल नहीं किया जाता है, यहाँ सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलती है। तो यहाँ पर यह मतलब डिस्पेंसरी की तरह होती है, यहाँ कोई बेड्स नहीं होती, यहाँ सिर्फ पेशेंट की केयर ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है। तीसरी आती सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी से ऊपर वाली यानी कि 550 से 200 बेड तक की जो इंस्टीट्यूट मतलब हॉस्पिटल्स होती है उसको सेकेंडरी बोला जाता है। यहाँ थोड़ी सी अपर लेवल की जहाँ के यहाँ डिलीवरीज होती है, कुछ इमरजेंसी होती है, छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं, उसको सेकेंडरी केयर बोलते हैं। या टर्शरी, थर्ड ईयर यानी कि बड़ी हॉस्पिटल 200 से 800 बेड तक की जो हॉस्पिटल होती है टर्शरी होती है। यहाँ पर पूरे स्पेशलाइजेशन स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, मतलब ये 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज का जो अगर आज हम सेवा को साइड में रख दे, अगर हम इस अब जहां पर हम इसको प्रोफेशन की तरह देखें तो उसको कैसे काउंट किया जाता है। जैसे कि कोई मतलब यहाँ सेल्स नहीं होता, यहाँ सेवाएं दी जाती है, तो उस सेवा को कैसे काउंट करते हैं दोस्तों, यहाँ के उस हॉस्पिटल की बेड की ऑक्यूपेंसी कितनी है इसके हिसाब से इस इंडस्ट्रीज को नापा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ हमारे देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में कुछ एज के 10,000 पर हेड लोग के हिसाब से कितनी ऑक्यूपेंसी है, तो हमारी इंडिया की पर 10,000 के हिसाब से सिर्फ 15 बेड की ऑक्यूपेंसी है, मतलब बहुत कम है। सबसे ज्यादा रशियन की है और बांग्लादेश की 8 है। तो इस तरह की ऑक्यूपेंसी का अभी मेरे पास डेटा है, मतलब ये बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों, हम इंडिया के अंदर कुछ बड़े बड़े शहरों के हिसाब से उसमें ऑक्यूपेंसी कितनी दिखती है, तो दिल्ली के एनसीआर में 27 टोटल मिला के दिखाई गए 10,000 बेड के हिसाब से, और ज्यादा बेंगलुरु में 40, चेन्नई में 40 और पुणे में 30। इसके बाद हम राइट में देखते तो पैसिफिक सेक्टर के अंदर मुझे कुछ फिगर मिले कि नोएडा यानी कि दिल्ली के कुछ हाई रिच एरिया बोलते, उसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन जैसी बड़ी हॉस्पिटल्स है, तो उसके अंदर नोएडा में 61 बेड की ऑक्यूपेंसी है, ऐसा हॉस्पिटल्स है। तो इस तरह की अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हिस्सों में रीजन के वाइज ऑक्यूपेंसी से हिसाब से बेड को नापा जाता है। इस इंडस्ट्रीज के मतलब प्रॉफिट के मतलब क्या करते हैं, इसको जो बेसिक वो है ये बेड ऑक्यूपेंसी से हिसाब से नापा जाता है। अब देखिए वो पैसा कैसे मिलता है, उसको कैसे गिना जाता है कि उसको कैसा पैसा मिला, तो मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये जो मतलब जो इसकी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है उसमें से कितनी भरी हुई रहती है पूरे दिन तक, मतलब पूरे महीने में, तो ये ऑक्यूपाइड से ये उसको मापा जाता है। तो जो मेरे पास 16 से 2021 तक का डाटा है जिसमें मुझे मिला है कि 6.6% से इस ARPU भी ग्रो कर रहा है, और उसमें से कुछ बेड ऑपरेटिव मतलब जिसको ऑपरेटिव बेड बोलते हैं, मतलब जहां पर ऑपरेशन होते हैं, ऐसी बेड का जो ग्रो है 8.8% से होता है, जो कि सब स्पेशल हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल होती है। तो देखिए दोस्तों, मतलब कि हमारे जो अगर हम इस हॉस्पिटल को अगर एक इंडस्ट्रीज के रूप में माने तो इस इंडस्ट्री का ग्रो 6.6% से और स्पेसिफिक सेक्टर का 8.8% से हो रहा है, ऐसा मान के चलते। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो हॉस्पिटल है वो कमाती कैसे है, उसको पैसा कहां से मिलता है, तो आइए दोस्तों, उसमें 2 पार्ट्स रहता है, एक आउटडोर और एक इंडोर। आउटडोर यानी कि जो जहां पर दर्दी आता है उसकी कुछ डायग्नोसिस होते हैं और कंसल्टिंग करते हैं, कुछ उसको डिस्पेंसिंग करते हैं और उसको घर भेजा दिया जाता है।
तो उस कंसल्टिंग का चार्ज देता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। कुछ छोटी मोटी सर्जरी होती है, कुछ डायग्नोसिस होते हैं, तो उससे जो इनकम होती है आउटडोर पेशेंट की इनकम होती है। इसी तरह इंडोर, यानी कि अगर आउटडोर से उसको अच्छा नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसको भर्ती किया जाता है, उसको रूम प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ कुछ अलग अलग प्रोवाइड होते हैं हॉस्पिटल की कैटेगरी के मुताबिक। कुछ जनरल वार्ड होते हैं, कुछ सेमी स्पेशल वार्ड होते हैं, और कुछ स्पेशल और एसी और स्यूट जैसा वार्ड होते हैं दोस्तों। वो अपनी हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अनुसार होते हैं। तो यहाँ उस तरह की यहाँ से उसको इनकम मिलती है, जैसे कि वो रूम प्रोवाइड करते हैं, उसका रेंट मिलता है। वो रेंट के अलावा जो यहाँ डॉक्टर उसको देखने जाता है तो उसकी कंसल्टिंग फीस होती है। वहां पर इंडोर होने के बावजूद उसका ऑपरेशन पैथोलॉजी जो डायग्नोसिस स्टॉक होते हैं उससे उसकी इनकम होती है। ये मतलब जो उसकी जो आईवी सेट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, जो कुछ कंजप्शन होता है उसका जो चार्जेस होता है उसके से मिलता है। और जो सर्जरी करते हैं, तो इस तरह की इनकम ये हॉस्पिटल वहां से जनरेट करती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 31%, हाँ दोस्तों 31% उसको ओपीडी से आ रही है, और 69% यहाँ पर उसको इंडोर से मिल रही है। तो ये अब देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल बनती है कॉर्पोरेट, वो खुद तो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो डॉक्टर है जो स्पेशलाइजेशन है, उसके साथ अलग अलग मॉडल्स होते हैं। मॉडल के हिसाब से उसको वो कंसल्ट होते हैं। मतलब कोई डॉक्टर से, तो कुछ हॉस्पिटल क्या करती है, कुछ स्पेशलिस्ट को अपने यहाँ पर सैलरी पे रख देती है। मतलब वो जो भी काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी के अलावा कुछ नहीं। इस तरह की कुछ हॉस्पिटल होती है। कुछ हॉस्पिटल क्या होती है, मानो कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो सैलरी से आना मना कर लेकिन लेकिन उसकी स्पेशलिटी है, जैसे कोई हार्ट सर्जन है, तो वो क्या करेगा, तो वो बड़ी हॉस्पिटल अपोलो जैसी हॉस्पिटल होती है, वो उससे कंसल्ट करेगा कि डॉक्टर साहब आप कुछ दिन यहाँ पर आइए, आप कुछ कंसल्टिंग कीजिए, आप कुछ ऑपरेशन कीजिए, आप उसमें से हम आपको कमीशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या, कंसल्टिंग के हिसाब से और ऑपरेशन के हिसाब से उसको फी दी जाती है। जो फीस वो पेशेंट से वसूलते उसमें से उसका कुछ हिस्सा होता है। तो मॉडल नंबर 2, तो इस तरह का ये मॉडल है। तीसरा नंबर क्या होता है कि देखिए दोस्तों, हमें पता है कि डॉक्टर्स तो यहाँ बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मतलब अपनी खुद की हॉस्पिटल खोल सके। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। तो ये दोनों मिलके एग्रीमेंट करते हैं, आप सेवा दो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो हॉस्पिटल वो खुद बनाता है, वो सेवा करता है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके एक पूरी कॉर्पोरेट जैसी हॉस्पिटल होती है, जहां पर 5, 6, 7, 8, 10 डॉक्टर मिलते बेचते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट किसी और ने किया है, लेकिन सेवा कुछ। इस दोनों को पार्टनरशिप यानी कि मॉडल नंबर 3। इस तरह के ये इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है। यहाँ पर पूरे देश के अंदर पर 10,000 ह्यूमन के हिसाब से सिर्फ 80 फिजिशियंस अवेलेबल है और 39 नर्सिस है। हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 9 फिजिशियन अवेलेबल है और 24 नर्सिस अवेलेबल। मतलब ट्रेन नर्सिस की बात कर रहा हूँ, मैं अनट्रेन की नहीं बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा यूएस के अंदर 26 फिजिशियन और 157। तो देखिए दोस्तों, अभी भी इस इंडस्ट्रीज में, इस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले टाइम में हर लोगों को इस इंडस्ट्रीज की सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने पूरा कुछ ये कैसे, मतलब ये एक सेवा से प्रोफेशन कैसे हुआ, उसमें कैसे इनकम आती थी, इसके बारे में थोड़ा आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे इंडिया के अंदर इस सेक्टर में लिस्टेड कंपनी का क्या हाल है। चलो देखिए दोस्तों, ये जो पूरी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के अंदर लिस्टेड है, उस सब का मिला के मार्केट कैप है 1.67, 1,66,000 करोड़ का पूरा मार्केट कैप है, जिसमें से अपोलो हॉस्पिटल का 37% हिस्सा है, यानी कि 62,000 कैपिटल मार्केट कैपिटल अपोलो का है। दूसरे नंबर पर है मैक्स हेल्थ, जो उसका 22% यानी कि 36,000 करोड़ का है। इसके बाद आती है 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए दोस्तों, यहाँ में आपको सूचना, मतलब आपको याद दिखाना, आप याद रखना, मैं यहाँ तीसरे नंबर पर फोर्टिस को बोल रहा हूँ, उसका मार्केट कैप में तीसरे नंबर है।
लेकिन इस इंडस्ट्रीज में क्या है, लेकिन उसके आगे क्वालिटी में क्या आएगा मैं आपको पूछूंगा। याद रखना मैंने कहां पर बताया था, फोर्टिस का नंबर 3 है। चलो आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों सेल्स में। सेल्स यानी कि 44,000 करोड़ का सेल्स करती है पूरी लिस्टेड कंपनियां मिला के, जिसमें से 32% अपोलो हॉस्पिटल का जगह यानी कि 40,000 करोड़ का, एस्ट्रेम का 10,000 करोड़ का, और यहाँ फोर्टिस का 5,700 करोड़ का सेल्स करती है। प्रॉफिट में क्या है, मतलब ये पूरी इंडस्ट्रीज लिस्टेड कंपनियां 4,200 करोड़ का प्रॉफिट करती है, जिसमें से 25%, ध्यान दोस्तों 25% अकेली अपोलो हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन है। फोर्टिस का 790 यानी कि 20 तक रहा। फिर भी क्या होता है आगे देखिए, हम जाते हैं उसकी क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि क्या, वो कमा तो ही देखिए, लेकिन उसमें मुझे क्या मार्जिन मिलता है इस इंडस्ट्रीज में। देखिए कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर 2% की है, लेकिन जो ये लोटस आई हॉस्पिटल हमें जहाँ 105% दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये सिर्फ पर्टिकुलर एक डायग्नोसिस, मतलब आई का ही डायग्नोसिस, मतलब वो छोटी हॉस्पिटल है, पर्टिकुलर एक डिजीज यहाँ पर एक, मतलब उसका सेक्टर एक अलग है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि एक सेक्टर वाली कंपनी में है, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव पैसा है, लेकिन हमें पूरे इंडस्ट्री सेल्स और सबको देखते हुए यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल का मार्जिन 8% से है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आईसीआर मतलब कि उसने कितनी डेप्थ ली है, आईसीआर सबका फ्लो यहाँ है। देखिए मतलब इतना ज्यादा नहीं, हमारी अपोलो का भी 4 है, मतलब जितना आईसीआर बड़ा हो वो अच्छा होता माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सब ये जो हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ डेप्थ बर्डन में बढ़ी है। इसका वजह क्या है, ये मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने के कि देखिए किसी भी हॉस्पिटल को बनानी होती है तो उसमें मतलब क्लासिफिकेशन के हिसाब से बहुत खर्चे आते हैं। अगर टायर 1 में जैसे मैंने बताई ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उस तरह की अगर हॉस्पिटल बताती है तो हमें अगर कुछ किस तरह का सिटी है तो हम सेकेंडरी सिटी में बताते हैं, तो 5 से 8 मिलियन का खर्च आता है टायर 1 में, और 10 मिलियन का खर्चा है टेरिटरी में, 2 में 2.5 और 5.8। और उसमें ज्यादातर कॉस्ट बिल्डिंग का आता है 35 से 40% का, इक्विपमेंट में कॉस्ट 40% का, और 20% अदर, और मेंटेनेंस कॉस्ट 5%। मतलब कि इसका इन्वेस्टमेंट में भी बहुत खर्चा लगता है दोस्तों, इसलिए ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से वो उसको किसी ना किसी से उधारी लेनी पड़ती है, और ये डिपेंडेंट जॉब है, तो इसलिए वो ये अशोक भाई के बाद में मेरा टर्न था ना वैसे। हाँ सर। अब आती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट रेशियो भी मेरी अपोलो का 45% है, और करंट रेशियो 1.7% है। देखिए अब हम आते हैं कि फुल इंडस्ट्रीज, ये हॉस्पिटल को अगर हम इंडस्ट्रीज मानते तो उस इंडस्ट्रीज में अपोलो ने हमें रिटर्न 20% से दिया है, और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 15% से दिया है। तो ये मेरी आते हैं हम इंडिविजुअल अपोलो हॉस्पिटल में। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल में क्या है, चलो देखिए दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल ने क्या किया। तो ये जो 79 से कॉर्पोरेट हुई और पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस है। इसके बाद 47 में 1996 में दोस्तों फोर्टिस आई। इस तरह की ये जो कॉर्पोरेट हुई, यहाँ पर इसका लिस्ट दिया। अब देखिए दोस्तों मैं आता हूँ कि ये अपोलो हॉस्पिटल जो मैं बोल रहा हूँ, जो सबसे मार्केट कैप में बड़ी थी, ये थी। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये टोटल 71 हॉस्पिटल है जो किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, इसके हिसाब से तो 44 उसकी ओन है, और सब्सिडरी जो कि 8,500 बेड है, और टोटल 71 उसकी हॉस्पिटल से, जो कि टोटल बेड उसकी 9,900 है। 46,60,000 उसका एडमिशन है, 68 लाख तक आउटडोर पेशेंट है, 77,000 उसकी सर्जरी है। तो यह कुछ मैंने उसके जो आउटलुक से, मतलब वो क्या कर दे, वो यहाँ फिगर्स मैंने दिए। रोबोटिक सर्जरी वो 1300 किया है उसने, और ट्रांसप्लांटेशन 240 किया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन 990 किया, बोन मेरो 250 से ऊपर किया, पैथोलॉजी थी 2,31,000, मतलब इस तरह का उसने काम किया। अब मैं उसकी सर्जरी के बारे में देखूं दोस्तों, तो कार्डियक सर्जरी उसने 77,000 से ऊपर की, जो कि 32 यूनिट से उसमें काम करते हैं।
ऐसे ऑर्थोपेडिक में जॉइंट रिप्लेसमेंट पे 6,400 का काम किया, ओंको में 2,31,000 का रेडियोथेरापी और केमोथेरापी दिया है, न्यूरो में 29,000 का दिया है, ट्रांसप्लांटेशन जो उसने किया 23 यूनिट में 1230 का किया है, इमरजेंसी 1066 किया जो 35 यूनिट में, और रोबोटिक सर्जरी देखिए, रोबोटिक सर्जरी आज का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो भी उसने 1300 के ऊपर किया है, और इसका ग्रोथ देखिए 15 से 19 तक, यानी कि 90% का आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज का ग्रो कर सकती है दोस्तों। ये जो सर्जरी, ये हॉस्पिटल है, कुछ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्पेशलिस्ट को, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट इस तरह के हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा देखिए उसका अलग भी एक बिजनेस है, यानी कि फार्मा से जो 50% तो हॉस्पिटल से आ रहा था, लेकिन 36% उसका फार्मा से भी आ रहा है, यानी कि 4,500 उसका आउटलेट है, उसकी 1,000 सिटीज के अंदर उसकी शॉप, मतलब ये इसका मेडिकल स्टोर से 21 स्टेट में है, वो 4 यूनियन टेरिटरी में है, और 35,000 उसके एम्प्लॉइज इस सिर्फ फार्मा से काम करती है। इसके अलावा उसने अभी ये दिसंबर में एक ऑनलाइन 24/7 करके लॉन्च किया है, जिसके अंदर 70 मिलियन रजिस्ट्रेशन हुए। ये क्या है कि 2 घंटे में आपको मेडिसिन घर पहुंचा देती है, टेलीमेडिसिन जैसी, मतलब ऑनलाइन मेडिसिन जैसी ये सेवा इसने उपलब्ध कराई। ये अभी उसको 6 मंथ हुआ है, लेकिन उसमें उससे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके अलावा तीसरा भी उसका बिजनेस है, वो अलग अलग रिटेल हेल्थ केयर को वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि शुगर क्लिनिक है, प्राइमरी क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है, ब्रीदिंग क्लिनिक है, इस तरह की वो क्लिनिक को भी करते हैं, डायलिसिस सेंटर है, वो वहां से उसको 9% का हिस्सा आता है। तो ये सब मिला के, मतलब सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल के अलावा फार्मेसी और ये इस तरह के नेटवर्क को भी काम करती है दोस्तों। इसके अलावा उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है हॉस्पिटल, उसमें उसका अभी वर्क चालू है और वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। उसके अंदर वो कार्डियोलॉजी, डायबिटीज और उस पेशेंट का डेटा लेते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो अब देखिए उसने एक एक सर्वेक्षण दिया है कि कार्डियक डिजीज के जो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम पे लगाया, तो उससे उसका रिजल्ट क्या मिला, मतलब 51 से 60 ईयर के लोगों को 25% हाई रिस्क मालूम हुआ। इसके अलावा मॉडरेट रिस्क क्या होती है, यहाँ पर उसको एक 50% से ऊपर वाले को किस तरह का मॉडरेट, और इसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूम हुआ। इसके बाद देखिए ये ऑनलाइन से क्या फायदा है, क्योंकि वो मतलब कॉस्ट शेयरिंग होती है, हमारे डेटा भी इजी एक्सेसिबल हो, ये सब इसकी उसने टेलीमेडिसिन के जो टेली कंसल्टिंग, टेली इमरजेंसी इस तरह की वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑनलाइन और ये जो अभी टेक्नोलॉजियां आती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडियो थेरापी, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, तो ये तरह की ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी को हम पेशेंट की केयर के लिए करती है ये हॉस्पिटल, ये आने वाले टाइम में करती है। अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर कंपेरेटिवली दूसरे देश के मुकाबले क्यों कितना सस्ता है ये इंडस्ट्री, एक और इंडस्ट्रीज यहाँ पर ग्रो कर रही है, ये इसका भी बेनिफिट ये अपोलो हॉस्पिटल रही। देखिए अगर हिप रिप्लेसमेंट कराना है तो $50,000 को हमें यूएस में देना पड़ेगा, $7,000। इसी तरह के अगर हमें हार्ट बाईपास कराना है तो $1,44,000 यूएस में देना पड़ेगा, जबकि हमें $5,200 यहाँ पे लगेगा। मतलब कि ये कंपेरेटिवली दूसरे देश के हिसाब से यहाँ हमारा चीप सर्जरी या चीप ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए इसके हिसाब से होता है, ये यहाँ एक मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो रहा है, वो पिछले 20% से ग्रो हो रहा था, लेकिन लास्ट टाइम 2 साल से ये कोविड की वजह से उसमें फॉल आया है, मतलब ये जो पूरा ये मतलब थोड़ा रुक गया है, इसकी इफेक्ट इस इंडस्ट्री में भी पड़ी है। ये जो कुछ रीजन से इस रीजन से ज्यादा इसको ये टूरिज्म मिल रहा है, तो यहाँ मुझे साउथ से 70% का ग्रो दिख रहा है, जबकि मेरी अपोलो हॉस्पिटल का भी जो रीजन देखूं तो 59% से उसको साउथ से मिल रहा है। और देश के हिसाब से देखूं तो बांग्लादेश में 57% से। अब मैं पूरी हिस्ट्री देखूं दोस्तों, तो हिस्ट्री में मुझे दिखा रहा है कि उसने जो 1998 से यानी कि 24 इयर्स में
अपने सेल्स को 24% के CAGR से बढ़ाया है, प्रॉफिट भी उसने 22% से बढ़ाया है दोस्तों। इसी तरह उसका रिजर्व भी बढ़ा है 24 ईयर्स में 21%। और इसके अलावा अगर मैं ये देखूं 2007 से अगर किसी के पास इन्वेस्ट है तो एवरी ईयर उसने कुछ न कुछ डिविडेंड दिया है। लास्ट ईयर उसने 30 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया है। अब मैं कुछ ये इंडस्ट्रीज के बारे में दोस्तों थोड़ा 5 मिनट आपका ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा डिटेल में आपको ये सेक्टर मैं मानता हूँ कि ये ग्रोइंग नहीं है, लेकिन ये आपको बताना जरूरी समझता हूँ। क्यों? देखिए दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का हाल क्या था, ये पूरे सेक्टर का देखो दोस्तों, ये हेल्थ इंडेक्स है। ये हेल्थ इंडेक्स 2003 में वो 2073 था। 144 मंथ में उसने लास्ट हाई किया था, यानी कि 18,000 के तक आया था। उसके बाद वो म्यूटेड हो गया था। 2015 से 2019 तक वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। इसकी वजह मैं मानता हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने मोदी जी ने कुछ आरोग्य सेवाओं में इम्प्लीमेंटेशन किया, जो जन आरोग्य महाअमृतम, तो ये योजना गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट हुई। तो इसकी वजह से जो कॉर्पोरेट में जो डायरेक्टली पेशेंट यूजेस ले रहे थे उसमें धीरे धीरे कमी आ रही। जैसे कि वो रिटेल में जो दीनदयाल जो स्टोर है वो भी इंप्लीमेंट करते, तो मतलब इस तरह की वजह से उसमें कुछ म्यूटेड था। लेकिन जैसे कोविड आया, इस तरह कोविड में 1-2 साल में इस इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा ग्रोथ दिया। कितना ग्रोथ दिया मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैंने कुछ डेटा यहाँ निकालने की कोशिश की है। लास्ट हाई को देखूं तो 2003 से उसने ये हेल्थ इंडेक्स ने 20% का ग्रोथ किया, लेकिन वहां से जो पिछले 5 साल में -10% का डी ग्रोथ हुआ था जब तक कोविड नहीं आया था। लेकिन कोविड के 1 साल के अंदर उसने 146% का ग्रोथ किया, और यहाँ से हाई से अभी 1 साल में उसने -16% का थोड़ा डी ग्रोथ है। तो ये, लेकिन इससे मुकाबले मेरी अपोलो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, उसने भी 27% का, जो कि 2016 में एक लास्ट टाइम हाई लगाया था, लास्ट ये हाई के पहले की बात करूं मैं, कोविड के पहले की, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो 6% गिरा था। लेकिन कोविड में उसने 421% का ग्रो किया, जो कि अभी 27% का डिग्रोथ मतलब करेक्शन आया है। तो ये पूरे 2003 से 27% अपोलो ने दिया है, और 15% के हेल्थ इंडेक्स ने मुझे कमा के दिया है। तो अब ये करंट ट्रेंड में अपोलो का क्या है देखिए दोस्तों। H1 के अंदर सेल्स 52% है, प्रॉफिट 560%, 9 मंथ में 45% है, एनुअल में 39%, और ये क्वार्टर में 1% का ग्रोथ आया है, जबकि प्रॉफिट -35% का आया है क्वार्टर को। अलग अलग सेगमेंट है, ये सेगमेंट के हिसाब से देखूं तो उसको हेल्थ सर्विस से 5% का, और ये 24 डिजिटल जो अभी लॉन्च हुई दिसंबर से, तो ये 3 महीने के हिसाब से ये पूरे क्वार्टर का एनुअल नहीं है, तो 100% का मानते हैं। क्लिनिक से उसको -5% का मतलब डिग्रोथ हुआ है, अदर्स में 89%, और फार्मेसी से 3% का रुका हुआ है। अब ये जो मेरे डेटा करंट ट्रेंड और इस सब को मिला के मैं देखता हूं, तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में मैं अभी सेल्स में 0% की ही उम्मीद करता हूं, मतलब पिछले साल से ज्यादा नहीं कर सकता। तो इसके हिसाब से मैं मानूं तो अभी आने वाले 2023 में ये 14,000 का सेल्स मान सकता हूं, और प्रॉफिट में 700 का मान सकता हूं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में 17% का पूरे पास्ट हिस्ट्री को मानता हूं, तो 44,000 का सेल्स और 2,300 का प्रॉफिट, इसके हिसाब से ये मैं 2035 में 81,000 का ग्रोथ और 42,000 का प्रॉफिट मान के चल सकता हूं। अब ये कौन किसके पास ये जून 2000 तक ये हिस्सा है, तो देखिए 48% फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के पास है, प्रमोटर के पास 29% है, म्यूचुअल फंड के पास 8%, इंश्योरेंस के पास 7%, मतलब ज्यादातर हिस्सा एफपीआई के पास है इस इंडस्ट्रीज का। तो आने वाले टाइम में हम टेक्निकल से अगर मैं उसको कंसीडर करूं, तो आने वाले ये देखिए दोस्तों, अभी जो करेक्शन मोड में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 3,200 या और 2003 के बीच में अगर आता है तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसी को लेना है यहाँ इस इंडस्ट्रीज में निवेश करना है, और आने वाले समय में 5,000 का मैं टारगेट मानता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरा सेक्टर इतना ग्रोइंग नहीं दिख रहा है जैसे डेटा को प्रेजेंट किया है।
लेकिन आने वाले समय में अगर ग्रो हो सकता है तो इसके हिसाब से अगर मुझे करना है किसी को निवेश, तो मैं 0.5% का पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे को आने वाले टाइम में इस सेक्टर में इजाफा हो सकता है, तो आप 1 या 2 शेयर रख के अपोलो के इस तरह के जो ग्रोइंग लगता है, इसको रख के आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कुछ उठाव चढ़ाव आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था दोस्तों दिखाने का। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा नॉलेज में सिर्फ आपको शेयर करने के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मिलन सर। शायद थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन मुझे लगा था कि इस इंडस्ट्रीज के बारे में किसी को थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपका समय लिया, तो मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक यू मिलन सर। थैंक यू अशोक भाई। आपने जरूर 5 मिनट ज्यादा लिए, लेकिन वो सबसे बेहतरीन थे, क्योंकि उसकी वजह से हमें काफी सारी क्लियरिटी हो गई। दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल जो है मेडिकल, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और मेडिकल टूरिज्म जोरों शोरों से चल रहा है। किसी के भी रिलेटिव अगर फॉरेन कंट्रीज में है तो उनको पता है कि वो ट्रीटमेंट के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं तो मेरे भी रिलेटिव अगर यूएस में है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया में आके डेंटल ट्रीटमेंट करे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ऑलरेडी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत काफी कम है। रूरल एरिया में काफी सारा पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड है और हमें एक अच्छी लेवल तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। तो काफी सारे चैलेंजेस भी है इसके सेक्टर के अंडर। तो मैं पीयूष सर से रिव्यू लेना चाहूंगा। जैसे अशोक भाई ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी और लाइफस्टाइल डिसीजेस चेंज हो रही है, जैसे ओबेसिटी, कार्डियक और डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो एक अलग तरीके का, पहले जब हम देखते थे तो नॉर्मल डिसीजेस पे थे, अभी जो देखते हैं हम तो उसमें अलग अलग डिसीजेस हमें चैलेंजिंग आ रहे हैं। तो ये सेक्टर में भी ये ग्रोथ को हेल्प करेंगे। मैं पीयूष सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अशोक भाई का ये जो डिटेल एनालिसिस था उसके ऊपर वो अपनी राय जरूर दे। मिलिंद भाई एक्सट्रीमली डिटेल, और हमने अशोका के जमाने से Q1 तक पहुंच गए हैं, है ना। ग्रेट, काफी अच्छी जानकारी आपने दी। दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल की जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, ये पूरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री जैसे हम लोग बरसों से ट्रैक कर रहे हैं, उस समय तो 3-4 हॉस्पिटल लिस्टेड थी। आज तो जैसे अभी आपके पास लाइन लग चुकी है। पर दोस्तों, आपको हॉस्पिटल की कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो डेब्ट फ्री हो, जो लीज लायबिलिटी फ्री हो। जी हाँ, आपको दारू की कंपनी मिलेगी, आपको कसिनो की कंपनी मिलेगी, आपको सिगरेट की कंपनी मिलेगी जो डेब्ट फ्री है, लीज लायबिलिटी फ्री है। ज्यादातर हम लोग बहुत से नेगेटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं, मैंने बहुत सी बार नेगेटिव बोलते देखा है, लेकिन अपनी जान जिधर से बचती है हमें वो नहीं पता है कि चलो वो उनको तो सब डेब्ट बर्डन वाली हॉस्पिटल है, बराबर। तो यहाँ पे आपको जो आप हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हो, आपको कोई हॉस्पिटल मिलेगा नहीं डेब्ट फ्री और व्हाट टाइप ऑफ वी कैन से लीज लायबिलिटी फ्री। अपोलो हॉस्पिटल है एक ऐसा जो खिलाड़ी नंबर 1 है हॉस्पिटल का। जस्ट आप सोचो, पूरे भारत में किसका राज है हॉस्पिटल में, कौन सबसे ज्यादा फैला हुआ है? अपोलो हॉस्पिटल, ऑब्वियसली। फार्मेसी की जो रेंज है, मेरे को, मैं ये कह सकता हूं आप में से जो ज्यादातर सुनने वाले लोग हैं, आपके सिटी में अपोलो फार्मेसी शायद आ चुका होगा, तो उसको भी देखो ये कितने बढ़िया प्रकार से बढ़ रहे हैं। जो इनके प्रमोटर है वो बहुत ही एजेड है, पर उन्होंने जब से अपोलो हॉस्पिटल चालू किया उनका यही फोकस था कि मैं 5 स्टार फैसिलिटी देना चाहता हूं, हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने ग्रोथ किया। तो हॉस्पिटल में अगर पैसा डालना है, ध्यान रखो डेब्ट फ्री नहीं है, काफी खर्चा मार्जिन में चला, आपका मार्जिन काफी कट हो जाएंगे, पर फिर भी अगर डालना है पैसा, अपोलो इज बेस्ट एज पर देयर नेशनल हेल्थ, एज पर देयर प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने बताया बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है, फिर भी अपोलो ने कभी नुकसान नहीं किया। मिलिंद भाई, यस सर। मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं, यार इतना कम मार्जिन 2-3% पे ये कैसे टिकते हैं। मुश्किल टाइम भी बहुत आए, पर फिर भी ये निकल गए हर बार प्रॉफिट करते। तो ताली बजानी चाहिए इनके मैनेजमेंट को। ऐसी ही कंपनी हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी दे सकती है, राइट। सो इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि अपोलो इतने कम मार्जिन में कैसे टिकी, तो आपने जैसे हम सब स्टूडेंट को सिखाया कि जो सेक्टर में सबसे बेहतरीन कंपनी है, लीडर है,